मूक माटी की ओर लौटना चाहूंगा। पृष्ठ संख्या 60 पे एक अद्भुत वचन लिखा हुआ था, जो मैंने पढ़ा और फिर से मुझे ऐसा लगा कि ये कहां से, किस क्षण में ये शब्द उतरे होंगे आचार्य श्री की कलम से, आचार्य श्री की उंगलियों में। आचार्य श्री कहते हैं कि बात का प्रभाव जब बलहीन होता है, और विशेष तौर पे जो मेरे फौजी भाई यहां बैठे हुए हैं, मैं उनको ये बात सुनाना चाहता हूं, वो इसका अर्थ ज्यादा गहराई से समझेंगे। आचार्य श्री कहते हैं कि बात का प्रभाव जब बलहीन होता है, हाथ का प्रयोग तब कार्य करता है। जब बात ना समझी जाए तो शायद जो हाथों की शक्ति है वो दिखानी पड़ती है। कि बात का प्रयोग जब बलहीन होता है, हाथ का प्रयोग तब कार्य करता है, और हाथ का प्रयोग जब बलहीन होता है, शस्त्र का प्रयोग तब आर्य करता है। हम कितने भी शांति प्रिय हों, लेकिन हमें समझ लेना चाहिए, और यह इशारा है आचार्य श्री का कि मेरा भाई जन्म जन्म तेरी माता रोवे, करके आस पराई क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। ये दो पंक्तियां ऐसी रहती हैं, पत्नी 4 दिन रोती है, 4 दिन बाद अगर 22 साल का कोई नौजवान युवक आज भी फांसी में चढ़ जाए, या फिर बलिदान की बेदी में इस तरीके से बलिदान होकर के, जिसको वीर सावरकर हुतात्मा कहते हैं, या तो आप उनको बलिदानी कहिए या आप उनको हुतात्मा कहिए, और मनोज कहता है हमारा कि शहीद मत कहिए। क्यों नहीं कहिए, वो कह चुके हैं, आप YouTube चैनल में उनके देखिएगा। तो हुतात्मा कहिए, उन बलिदानी कहिए, उनके लिए वो मां जो उसको पैदा करती है, जो उसको पालती है। कौन सी ऐसी मां है जिसने अपने बच्चे को 20 साल तक इसलिए पाला कि ये 22 साल की उम्र में देश के लिए गोली खा के मरेगा? कौन सी मां है? कोई मां नहीं चाहती, लेकिन बलिदान देती है। क्यों? भारत की वसुंधरा है, सौम्य मृगंधता का गुण है। ये तो सिलेट बत्ती में आज के लड़के हैं जो लिखा पढ़ी करना सीख गए। हम उस खून के लोग हैं कि जब हमको गिनती सीखनी होती थी तो हमारे यहां का बच्चा जाकर के शेर का मुंह फाड़ देता था और अंदर उसके दांत गिन करके गिनती सीखता था। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा सीखने वाले स्वयं मृगन्यता वाले लोग हैं। खून में बलिदान और त्याग और शक्ति हमारे यहां सिखाई नहीं जाती बंधुओं, भारत में पैदा होते साथ मिल जाती है। तरसते हैं लोग भारत की वसुंधरा में पैदा होने के लिए। हमारा तो सौभाग्य है कि हम राम को अपना आराध्य मान करके, वो भी मध्य प्रदेश के अंदर पैदा हो गए। मध्य प्रदेश क्या है? तिजोरी है मध्य प्रदेश, तिजोरी। कैसी तिजोरी है? भूकंप यहां पर आता नहीं, सुनामी की लहर यहां पर आती नहीं, कोई परमाणु रिएक्टर की हवाएं यहां पर फैलती नहीं, दुश्मन का बम यहां पर गिरता नहीं, कुछ मध्य प्रदेश के अंदर नहीं होता। उसके बाद हम मध्य प्रदेश से निकलते हैं कश्मीर की वादियों में -40 में खड़े होकर के। जो शहीद हो चुके हैं महाराज भगत सिंह जैसे लोग, उनके बलिदान में अपनी जान लगाने के लिए मध्य प्रदेश की महू रेजिमेंट से जब लोग निकलते हैं, जब सागर से लोग निकलते हैं, नौगांव से लोग निकलते हैं, जब अमेठी से कोई लोग निकलते हैं, जब कोई सदलगा से कोई संत निकलता है जिसका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज है बंधुओं, ये लोग निकलते हैं, अपने घर से निकलते हैं। क्यों निकलते हैं ये अपने घर से? क्या पड़ी थी सदलगा के उस संत को अपनी उस मातृभूमि में, जहां गिर गाय का शुद्ध घी मिलता हो, बाजरे की पक्की रोटी चूल्हे से निकलने के साथ ही मां अपने हाथ से तोड़ करके खिलाती हो? क्यों वो लड़का साधु बनता है? क्यों वो लड़का जिसकी मां घर के अंदर बैठ करके अच्छे से गरम रोटी खिला करके बच्चे को तैयार करती है, MBA करा देता, CA करा देता, CFA करा देता, लेकिन नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाकर के NDA करा दिया? देखिए, रणजीत सिंह स्वरूप एक ऐसी प्रतिभा का नाम है जिनके संबंध में कहने के लिए मुझे बहुत 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 सारे शब्दों की आवश्यकता है। ये हमारे इस प्रतिष्ठित फौजी परिवार के सबसे सम्मानित और सबसे वरिष्ठ सदस्य है। 1971 में जब भारत पाक का युद्ध हुआ, तब हमारे इसी पराक्रमी सिपाही ने, इनकी टोली ने पाकिस्तान की राजस्थान सीमा में 303,000 वर्ग फीट जमीन को पाकिस्तान के कब्जे से न सिर्फ कब्जे में लिया, बल्कि उस पर अपने अधिकार भी स्थापित कर लिया। हमारे ऐसे रणजीत सिंह जी स्वरूप, जिन्हें
जिनके पिताश्री भी खुद सिपाही थे, कुछ सैनिक थे, उन्होंने कहा कि बेटा मैं चाहता हूं कि हरियाणा की धरती को तू एक बार फिर से सम्मान दिला। रणजीत सिंह स्वरूप साहब, जिन्होंने 2 मार्च 1968 को कमीशन लिया, राष्ट्रपति के द्वारा आपके गजट नोटिफिकेशन के द्वारा आपको कमीशन मिला। आपने की पहली पोस्टिंग रुड़की उत्तर प्रदेश में हुई, लद्दाख की यूनिट के साथ आपकी पोस्टिंग हुई। चीन की सरहद पर पेंगोंग में आप पदस्थ रहे। 30,000 फीट की ऊंचाई पर 40 डिग्री की उन कड़कड़ाती ठंड में पर्वतीय क्षेत्रों में, सियाचिन के दर्रों में आपने रास्ते खोजने का काम किया। जब हमारी टेक्नोलॉजी हमारी इतनी एडवांस नहीं थी, उस दौरान आपने पैदल जाकर सैनिकों के साथ उन पर्वतीय दर्रों में नए नए रास्तों की खोज की। आपने दुश्मनों के साथ नित्य मुठभेड़ों का सामना किया। 1969 में आपने ग्वालियर में 1900 और उसके उपरांत पश्चिमी सीमा में आपने 3 सितंबर से 16 दिसंबर तक शक्करगढ़ सेक्टर में 300 किलोमीटर स्क्वायर मीटर पर एक बार फिर पाकिस्तान की भूमि पर कब्जा करने में विजेता हासिल की। ऐसे हमारे कर्नल रणजीत सिंह स्वरूप, हम आपका सम्मान करते हैं। मुनीश्री की एक आज्ञा से मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। कल के कार्यक्रम में मुनीश्री ने जो बातें कही और देश की प्रगति के लिए जो आह्वान किया, उसको मद्देनजर रखते हुए ये सम्मान राशि जो है, मैं देश की प्रगति के लिए उस पोर्टल के लिए देना चाहूँ, अगर आपकी इच्छा हो। लेफ्टिनेंट कर्नल वीरमती, आज आप इनको देखकर मुझे लगता है कि नारी शक्ति के प्रति आपका सम्मान और बढ़ जाएगा। जिस नारी ने यत्र नार्यन्ति पूज्यन्तु तत्र रमन्ते देवताः, तालियों के साथ आह्वान करें इस लेफ्टिनेंट कर्नल। मेडिकल कोर में आपने सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों की सरहदों पर अपनी सेवाएं प्रदान की। हमारे देश के फौजी भाई जब घायल होते थे, शत विक्षत होते थे, उस दौरान आपने अपनी अमूल्य सेवाओं के द्वारा मानवीय करुणा का, दया का और अपने स्नेहिल भावनाओं का अपने हुनर के साथ प्रदर्शन करते हुए दुश्मनों की सरहद पे जाकर, जहां गोलियां बंकरों में प्रवेश कर रही है, बम बरस रहे हैं, उस दौरान आपने मेडिकल में जाकर अपने भाइयों की सहायता की, सैनिकों का सम्मान बढ़ाया। आइए हम ऐसी वीर सेनानी लेफ्टिनेंट कर्नल वीरमती का सम्मान करते हैं, तालियों के साथ उनका स्वागत करें। महू की धरती का जादू है कि रहने वाली हरियाणा की थी, लेकिन आकर महू में बस गई। कहा कि मुझे महू की माटी में सेना की खुशबू आती है। ऊंचाइयों में एक पतंग को उड़ना पड़ता है तो फिर किसी धागे की डोर से उसको बंधना पड़ता है। तो धागे की डोर से पूरे के पूरे भारतीयों को बांधने वाला यह संविधान दिवस, जिसको हम तिरंगा को फहरा करके मनाते हैं। यह भी 2 अजीब सी बातें हैं कि 15 अगस्त के दिन हम ध्वजारोहण करते हैं, नीचे से हमारा भारतीय तिरंगा धीरे 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 करके ऊपर बढ़ता है और फिर हम उसको फ्लैग को खोलते हैं और फिर उसमें से निकलने वाले पुष्प वृष्टि की सुगंध से जनता आप्लावित होती है। लेकिन 26 जनवरी के दिन हम ध्वजारोहण नहीं करते, हम सिर्फ ध्वजा को फहराते हैं। ध्वजा हमारी ऊपर तक तो पहुंच चुकी है, बस उसके परों को खोलना बाकी है। यहाँ पे मैं एक ही चीज लेके जा रहा हूँ, वो है गुरुदेव की हंसी, जो उनके चमक है, बस वो मेरे आंखों में बस गई है। और वो जब भी आंख मतलब मुसीबत आए या ना आए, उनको ऑटोमेटिक मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनको आंख बंद करके दर्शन करता हूँ। तो मैं एक सबसे अच्छी चीज यहाँ से ले जा रहा हूँ, वो है गुरुजी की हंसी, जो उनके मेरे पास तेज प्रकाश, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए उनके लिए, बस वही चीज मेरे कैरियर की सबसे बड़ी चीज यहाँ से हासिल करके जा रहा हूँ। गुरुजी का वेद प्रकाश, जो चमक है उनके चेहरे पे, बस वही धन्य हो गया उनको देख के। बस थैंक यू, जय हिंद। पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर महाराज जी के चेहरे में आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी की झलक भी हमको दिखाई देती है। हमारे बीच में फौजी भाई एक हैं, वो भी अपनी भावनाएं यहाँ रख रहे हैं। आदरणीय। थैंक यू। मैं कैप्टन जयराम कुमावत, जयपुर से। इस खजुराहो की धरती पे आके जो ऋषि मुनि जी का हमने दर्शन किया है, और जो हम यहाँ आने के बाद में आध्यात्मिक शक्ति में इतना लीन हो गए हैं कि
एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा अवसर मिला है ये। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हम सभी लोगों में, मतलब स्पेशली मुझ में तो इतनी आध्यात्मिक शक्ति का संचरण हुआ है कि मैं सोचता हूँ कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए यहाँ बारंबार आता रहूँगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता रहूँगा। और जो उन्होंने बताया कि जो हरित क्रांति और ये जो खून की जो नदियाँ बह रही हैं, उनमें मैं अभी समाज सेवा में लगने के लिए अभी मैं तत्पर रहूँगा। मुझे बहुत ही गुरुजी से बहुत ही बड़ा सहयोग मिला है और बहुत बड़ा उनसे एक प्रेरणा मिली है कि हम जो मांसाहारी हैं, जो मांस का यहाँ निर्यात हो रहा है, जो बीफ का निर्यात हो रहा है, इसको वाकई में रोका जाए। और जैसे कि हम सबको मिलकर और इसकी एक बहुत बड़ी एक आवाज़ उठानी चाहिए और हरित क्रांति को आगे लाना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। जीवन में सम्मान तो अनेकों बार मिला है, लेकिन जो गुरु के सानिध्य में मिलता है वह अलौकिक है और अमृत के समान है। आज खजुराहो की पावन धरा में ऐसा लग रहा है जैसे धरती पर चांद उतर आया है। चांद के जैसे चमकदार चरित्र की निर्मलता लिए हुए उनकी मधुर वाणी हम सबका मन मोह लेती है। मैं अपनी श्रद्धा के सारे सुमन अर्पित करना चाहता हूं। आज हमारे भारत का राष्ट्रीय महापर्व है। आज तिरंगा में रंगा पंडाल ये तिरंगा नहीं, पूरा हिंदुस्तान के समान दिखाई देता है। जब तिरंगा शहीदों के बदन में लिपटता है, जो देश की शान बन जाता है, जब आकाश में लहराता है तो देश की आन बन जाता है। नेताओं के बदन में लिपट जाता है तो देश की बान बन जाता है। और यही तिरंगा तीर्थंकर के बदन में लिपट जाता है तो गंधोदक बन जाता है। यह भारत देश का इतिहास है। किसी देश के पास ऐसा बेटा नहीं कि पिता के आदेश में 14 वर्ष वनवास को चला जाता है। अंधे माँ बाप को तीर्थ वंदना की भावना हुई तो कंधे पर बैठाकर तीर्थ स्थान ले जाता है। एक भाई वनवास गया तो छोटा भाई महलों में भी रहकर 14 वर्ष वनवास जैसे गुजार देता है। पन्नाध्याय ने अपने बेटों की कुर्बानी भी दे दी थी। कई जन्मों का संजोया हुआ पुण्य विकी के साथ मेरी झोली में आकर गिरा है। कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ आकर तपस्वी गुरुओं का सानिध्य भी मुझे मिलेगा। यहाँ आकर मेरा रोम रोम सच में आनंदित हो जाता है, खुशियों से नयन भर आते हैं। मैं आज अपनी श्रद्धा भक्ति के सारे अर्घ मुनिराजों के चरणों में समर्पित करती हूँ और आशीर्वाद चाहती हूँ। हमेशा खुश रहूं, झूमती रहूं और आपके दर्शन मुझे मिलते रहें। गुरु से बड़ा कोई मीत नहीं, गुरु से बड़ा कोई गीत नहीं, गुरु से बड़ी कोई कृपा नहीं, गुरु से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। आज हम भी एकत्र हुए हैं उन वीर शहीदों के परिजनों के सम्मान के लिए। करतल ध्वनि से उन वीरों का सम्मान कीजिए जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। धन्य है वो माँ जिन्होंने अपने आंखों के नूर को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। धन्य है वो पत्नी जो मांग में सिंदूर भरकर पति का इंतजार करती रही, पति वापस ना आ सका। धन्य है वो बहन जो अपने भाई का इंतजार करती रही, लेकिन वो कलाई कभी ना आ सकी। मैं आप सबसे सिर्फ यही विनती करती हूँ कि जितने लोग हैं, जितने शहीदों के परिवार हैं, उनके लिए मदद करना हमारा फर्ज बनता है और ये हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम ये करते रहें। सो जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित इतना सहज यदि हम महसूस कर पा रहे हैं तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है हमारे देश के वो जवान, वो फौजी भाई। यदि वो बॉर्डर पर मुस्तैदी से तैनात ना हो तो हम ये जो कार्यक्रम यदि यहाँ कर पा रहे हैं इतनी सहज रूप से, इतनी सहजता से, तो शायद हम वह कार्यक्रम न कर पाएं।